हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को लाइव करेंगे, लेकिन लाइव में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लाइव लेने की कोशिश की है, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आज फिर से लाइव नहीं ले पाए हैं और हो सकता है ना भी ले पाएँ। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों के लिए वीडियो को अपलोड ज़रूर करते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है और कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम कमेंट में आप लोगों के आंसर के सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। अब सबसे पहले कॉस्ट की बात आती है तो बीकॉम में हम लोग बीकॉम लेवल की कॉस्ट अकाउंटिंग को करने वाले हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनकी हम लोग डिस्कस कर वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब बात आती है कि इसमें हम लोग आज करने के वाले हैं तो कॉस्ट शीट को करने वाले हैं। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं और उसकी मीनिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि मान लो कॉस्ट शीट का मतलब होता है कि जैसे इसे बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में होता क्या है कि हम लोग इसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं लागत पत्र। लागत पत्र क्यों बनाते हैं? जैसे कि मान लो कोई वस्तु है, कोई वस्तु जब तक आप लोगों को वह पता नहीं होगा कि वो वस्तु कितने में बन के तैयार हुई है, तब अब तक आप लोग कैसे देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्योंकि प्रॉफिट तभी निकलेगा जब आप लोगों को उसकी लागत पता होगी। जैसे मान लो कि हमने 1000 रुपये के गेहूँ का उत्पादन किया। मान लो 1000 रुपये के हमने गेहूँ जो बनाए हैं, गेहूँ का उत्पादन किया है, वो 1000 रुपये उसकी लागत आई है। अब उन गेहूँों को हमने बेचा है 1500 रुपये में। अब हमने जो 1500 रुपये में 500 रुपये प्रॉफिट कमाए हैं, ये हम लोग कैसे निकालेंगे? जब तक आप लोगों के पास लागत नहीं होगी तब तक आप लोग किसी भी चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है कि हम लॉस में गए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमें वो पता चलेगा लागत पत्र से। लागत पत्र मतलब कि एक ऐसा विवरण जो हम लोग लागतें शामिल करते हैं। लागतें बहुत सी प्रकार की होती हैं कि सामग्री, जैसे मान लो कि गेहूं को उत्पादन करने में हमने क्या क्या लगाया होगा, लेबर लगाई होगी। ठीक है, लेबर लगाई होगी, मटेरियल लगाया होगा, जो मटेरियल शुरुआत में नहीं बीज बोया जाता है वो हमने लगाया होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनसे क्या है, ये इनकी लागत है। और इनकी लागत को जब हम लोग इकट्ठा कर देंगे और एक जगह पर एक पत्र में लिख देंगे, उसी को बोलते हैं लागत पत्र बोलते हैं। तो इसको हम लोग आज करने वाले हैं, लागत पत्र को हम लोग आज करने वाले हैं अच्छी तरीके से। लाइव क्लास में लेने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन कोई नहीं, हम लोग वीडियो में यहाँ पर कर लेंगे। इकाई लागत की विधियाँ, इकाई लागत की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? एक तो होती हैं ऐसे उद्योग। इकाई लागत का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर उत्पादन जो किया जाता है वो कई प्रोसेस में चलता है। मतलब प्रोसेस का मतलब होता है, एक प्रोसेस अकाउंट की बात की जाती है। और इकाई लागत का मतलब होता है कि जहाँ पर उत्पादन जो किया जाता है वो निरंतर चलता रहता है। कि ऐसा उद्योग जहाँ निर्माण कार्य विस्तृत पैमाने पर और निरंतर चलता रहता है, बड़े पैमाने पर और निरंतर चलता रहता है। वह एक परिमाप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। मान लो कि कोई कारखाना है, जो कारखाना क्या बनाता है, कोई कारखाना या फैक्ट्री है, वो क्या बनाती है कि कार बनाती है। क्या बनाती है? कार बनाती है। तो कार बनाने के लिए बहुत सी लागतें ही होंगी, बहुत सी लागतें आती होती। तो उन्हीं लागतों के इकट्ठे हम लोग विवरण को दिखाएंगे और इन लागतों के विवरण को बोलेंगे लागत पत्र बोलेंगे। तो एक ऐसा उद्योग जहां पर निर्माण कार्य विस्तृत पैमाने मतलब कि बड़े पैमाने पर निरंतर चलता रहता है, वह एक परिमाप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। एक ऐसी वस्तु जो पहले से निश्चित है कि हम इस वस्तु का उत्पादन करेंगे। कुल लागत, हम लोग क्या पता करते हैं? कुल लागत और प्रति इकाई लागत का निर्धारण निम्न रीतियों या विधियों के द्वारा किया जाता है। कौन सी विधियां हैं हम लोगों की, कौन सी रीतियां हैं? तो एक है हम लोगों का लागत पत्र, एक है हम लोगों का लागत विवरण और एक है हम लोगों का उत्पादन खाता। लागत पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट शीट, लागत विवरण को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और उत्पादन खाता को बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। अब बात आती है कि हम लोग एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं लागत पत्र को। लागत पत्र की मीनिंग भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लागत पत्र, या फिर लागत कॉस्ट शीट से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि लागत पत्र का अर्थ।
अर्थ की बात लिखी हुई है तो लागत पत्र जो होता है कि ऐसा विवरण है जिसका प्रयोग एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं या इकाइयों की कुल लागत के निर्धारण के लिए किया जाता है। मतलब कि लागत पत्र एक ऐसा विवरण पत्र है जिसका प्रयोग एक निश्चित अवधि में के अंतर्गत, एक मान लो कि कोई अवधि है, मान लो कि 1 महीना, 5 दिन या फिर 10 दिन या फिर 12 दिन, हम लोगों ने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं इकाइयों जो उत्पादित की है वस्तुएं, उनकी इकाइयों की लागत कितनी आई है, इसी चीज़ का निर्धारण हम लोग किससे करते हैं? लागत पत्र से करते हैं। तथा जिसके अंतर्गत कुल लागत, हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या निकालते हैं? कुल लागत निकलती है हम लोगों की, प्रति इकाई लागत व उत्पाद के उत्पादन से लेकर विक्रय योग्य बनाने तक के विभिन्न स्तरों पर होने वाली लागत को दर्शाया जाता है। मतलब कि हम लोग इसमें क्या क्या निकालते हैं? कुल लागत निकालते हैं कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी। हम लोग प्रति इकाई लागत को निकालते हैं कि एक यूनिट जो है वो हम लोगों का कितने का बना है। हम लोग ये भी निकालते हैं कि हम लोग इस वस्तु को कितने में बेचें और हम लोग इसमें कितना प्रॉफिट कमाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग किससे निकालते हैं? लागत पत्र से निकालते हैं। इस प्रकार हम लोग यह कह सकते हैं कि लागत पत्र जो होता है वो सारणीबद्ध विवरण है। मतलब कि एक स्टेटमेंट टाइप विवरण होता है जो सारणी के रूप में बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन की कुल लागत को इसके अंतर्गत हम लोग क्या निकालते हैं? उत्पादन की कुल लागत का विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है कि कौन सी लागत जो है वो कितनी आई है। जैसे मान लो फैक्ट्री में ये फैक्ट्री की लागत ये है, ऑफिस की लागत ये है, जो प्राइम कॉस्ट ये है। तो इस प्रकार से जो आती है वो हम लोग इसको विस्तृत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। किसमें? लागत पत्र में। यह विवरण सुविधा अनुसार जैसे हम लोगों की सुविधा हो, साप्ताहिक भी बना सकते हैं, मासिक भी बनाते हैं, त्रैमासिक अवधियों के अंतराल पर भी बनाया जाता है या बनाया जा सकता है। ये तो अर्थ की बात हो गई। अगर आप लोगों ने अर्थ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश मीडियम से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोगों को अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को और इनको अच्छी तरीके से करना होगा। अब बात आती है कि इसके विवरण को, मतलब लागत पत्र को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका स्पेसिमेन क्या है। सबसे पहले लागत पत्र को अगर हम लोग देखे जाए तो लागत पत्र को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। आप लोगों को स्पेसिमेन नहीं लिखना है, आप लोगों को लिखना है कॉस्ट शीट विद द कॉस्ट शीट। आप लोगों को ये लिखना है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आउटपुट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो हमने उत्पादित की है। मान लो आप लोगों ने 1000 यूनिट बनाए होंगे, 500 यूनिट बनाए होंगे, मान लो 2000 यूनिट बनाए होंगे, तो ये यूनिट जितने यहाँ आउटपुट में हम लोग वो लिखते हैं जो हमने बनाया है। और यहाँ पर अगर हम लोग लिख सकते हैं तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं कि जितने यूनिट हमने यहाँ पे रखे हैं। मान लो कि कोई यूनिट हम लोगों ने मान लो 1000 बनाए हैं और 1000 को बनाने के लिए हमने जो यूनिट लिए थे, कच्चा माल लिया था, मतलब रॉ मटेरियल लिया था, तो वो हमने कितना लिया था? मान लो 10,000, ठीक है, मान लो 1500। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले कॉस्ट शीट लिखते हैं और फॉर द ईयर एंडिंग जितनी आप लोगों की डेट दी जाए एग्जाम, मतलब कि क्वेश्चन में, उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, इस कॉलम को भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर निकालने की बात की जाए तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसमें आता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब कि उपभोग की गई सामग्री। उपभोग का मतलब होता है कि यूज की गई सामग्री हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर मान लो दिया है तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? तो उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं परचेज को।
उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं परचेज को। और उसमें अगर दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने परचेज के टाइम समय किए हैं, जैसे कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इस प्रकार से जो व्यय होते हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। तो एक्सपेंसेस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और लेस क्या करते हैं, तो लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को। ये जो फार्मूला है, ये क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों को फार्मूला बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस प्रकार से भी बताया हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर मान लो दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो हम लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे उसकी लागत लिख दी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है। और डायरेक्ट लेबर किसे बोलते हैं, देखो अगर बात की जाती है कि डायरेक्ट लेबर या वेजेज की, तो बात आती है कि डायरेक्ट जो लेबर होती है, डायरेक्ट, मैं आप लोगों को यहीं समझा दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट लेबर की बात आती है तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष श्रम। अब प्रत्यक्ष श्रम किसे बोलते हैं कि ऐसा श्रम या फिर ऐसा कोई वेजेज जो उसी में इन्वॉल्व हो, उसी काम में इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट उसी में लगा हो। जैसे कि कोई बढ़ाई के द्वारा, जैसे मान लो कि फर्नीचर बनाया गया है, अब फर्नीचर हम लोगों का बनाना है, और फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी, अब आप कहेंगे कि लकड़ी मटेरियल है, लकड़ी क्या है, तो लकड़ी कहेंगे आप मटेरियल है। तो ये कैसा मटेरियल है, क्योंकि फर्नीचर जो बनेगा वो लकड़ी से बनेगा, तो ये कैसा मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की जगह हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी जो है कैसा मटेरियल है, तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रॉ मटेरियल, जहाँ पे लिखा है वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को भी बहुत जगह लिखा मिल सकता है। अब बात आती है कि फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी का यूज हुआ, बिल्कुल हुआ। उसको बनाने के लिए हम लोग किसको बनाएंगे, तो बढ़ई को बुलाएंगे या फिर बढ़ई से बनवाएंगे। बढ़ई जो लेबर लेगा, वही बढ़ई जो अपनी जो कॉस्ट लेगा उसे बोलेंगे हम लोग लेबर। तो बढ़ई के बिना कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि फर्नीचर जो बनाएगा वो मेन किरदार निभाया है किसने है, तो बढ़ई ने निभाया है, कारपेंटर ने निभाया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग इसमें लगाएंगे, डायरेक्ट लेबर में रखेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट उसी से संबंधित हों तो इसको हम लोग लिखते हैं। अगर आप लोगों ने इसको नहीं किया है तो आप लोग इसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। इन तीनों की लागत को अगर हम लोग जोड़ दें, कौन कौन सी लागत को, तो आप लोग याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इन तीनों की लागत को, कौन कौन सी, कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग क्या कहलाता है, तो इन तीनों का योग जो कहलाता है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग मूल लागत बोलते हैं। मूल लागत का मतलब क्या है, जो सभी वस्तुएं, जो ऐसी वस्तुएं जो मूल हैं, मतलब मूल का मतलब जो प्रमुख हैं, उनको हम लोग लिखते हैं। तो मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो उसमें प्रमुख हो, ऐसी लेबर जो उसमें प्रमुख हो, और ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रमुख हो। तो इन तीनों के योग को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम कॉस्ट कहेंगे या फिर मूल लागत कहते हैं। अब मूल लागत के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड को शामिल करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की लाइट, रेंट ऑफ फैक्ट्री या फिर अंडर प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, अनप्रोडक्टिव वेजेस, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और उन तीनों का योग जो होगा, तो उनका योग करने के बाद हम लोग प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने, मान लो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट लिखा और उनमें ये उसको हम लोगों ने तीनों चारों को ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने इन सब का योग जो होगा वो फैक्ट्री की कॉस्ट कहलाएगा। अब फैक्ट्री की कॉस्ट करने के बाद हम लोग ऑफिस में आएंगे, और ऑफिस को बोलेंगे ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे या फिर प्रशासनिक खर्चे, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रशासनिक व्यय। इसको बोलते हैं हम लोग प्रशासनिक
व्यय। अब प्रशासनिक व्यय हम लोग उनको बोलते हैं जो हम लोगों के ऑफिस के संबंधित होते हैं। तो ऑफिस में हम लोग जो खर्चे होते हैं उन्हें हम लोग सैलरी बोलते हैं। तो ऑफिस की सैलरी इसमें आएगी। अगर हम लोग वेजेस की बात करें तो वेजेज यहाँ पर आएगी। अगर अकेली वेजेज दिया है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। या फिर फैक्ट्री की अगर हम लोग फैक्ट्री वेजेज लिखा है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। सैलरी की बात की जाती है तो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं। ऑफिस की रेंट की बात की जाती है तो बिल्कुल सरल बात है। और डेप्रीसिएशन की अगर बात की जाए तो आप लोग ऑफिस में ही रखिएगा। डेप्रीसिएशन जो है वो ऑफिस की बात होती है। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग या फिर इक्विपमेंट। अगर डेप्रीसिएशन यहाँ की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं और वहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं। अब बात आती है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि इन सब का योग जो कहलाता है वो हम लोगों का क्या कहलाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन जो स्टेप दिए हैं इनको आप लोगों को याद करना होगा कि प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या जोड़ते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग बात की जाए तो प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट निकाल ली, जैसे मान लो, ठीक है, प्राइम कॉस्ट निकाल ली। अब हम लोग उसमें क्या कर ऐड करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग उसमें फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे। फैक्ट्री के खर्चों, फैक्ट्री के खर्चे, तो फैक्ट्री के खर्चे ऐड कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगी हम लोगों की। तो हम लोगों की क्या आ जाएगी, तो फैक्ट्री के खर्चे ऐड करने के बाद हम लोगों की क्या हो गई अब ये, तो ये अब हम लोगों की हो गई फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि ऑफिस की, तो ऑफिस के खर्चे हम लोग ऐड करेंगे तो ऑफिस ओवरहेड इन्हें बोलते हैं, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को हम लोग ऐड करेंगे तो अब क्या बन जाएगी, तो अब बन जाएगी ये ऑफिस कॉस्ट बन जाएगी और इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बात आती है कि हम लोग क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद पर यूनिट भी हम लोगों को निकालनी होगी। तो हम लोगों ने निकाल लिया मान लो। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने खर्चे होते हैं उनको ऐड करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स और सेलिंग एक्सपेंसेस, इनको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों की क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। मतलब कि बिकने के लिए माल तैयार हो जाएगा कि माल हम लोग इतने में बेचेंगे। अब माल बेचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट चाहिए तो हम लोग प्रॉफिट है उसको में ऐड कर देंगे। मान लो कि हम लोगों का माल बन के तैयार हुआ 1000 में, अब हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए इसमें 500 का, ठीक है। तो हम लोग माल को इतने बेचेंगे 1500 में। अगर आपकी इच्छा है, अगर मान लो 200 लेना चाहो प्रॉफिट तो 200 कर लेना, लेकिन सेल हो जाएगी फिर 1200। तो प्रॉफिट जो होता है वो अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। 10%, 20% भी जितना चाहो उतना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके स्पेसिमेन की बात। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे इसी से संबंधित एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को लिख लेंगे हम लोग। साइड में एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि एक कारखाने में, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जिससे आप लोगों को साफ समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। अब एक कारखाने में अप्रैल 2021 में एक्स उत्पाद की 1000 इकाइयों का उत्पादन हुआ। मतलब कि जो हमने देखा हुआ ना कि ये क्या है, तो ये कहेंगे ये आपका आउटपुट है। क्या है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा आउटपुट है कि 1000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, ठीक है। लागत अभिलेखों की निम्न संख्याओं से प्रति इकाई दर्शाते हुए, मतलब कि हम लोगों को पर यूनिट का जो कॉलम है ना, पर यूनिट का कॉलम वो साथ में बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि प्रति इकाई दर्शाते हुए एक लागत पत्र बनाइए, मतलब कि एक कॉस्ट शीट बनाइए। तो हम लोग चलिए हम लोग कॉस्ट शीट को बनाते हैं। तो कॉस्ट शीट हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट में लिखेंगे फॉर द ईयर 1/4 अप्रैल, हम लोग इसमें लिखेंगे अप्रैल 2021, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि अप्रैल 2021, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग करेंगे
कॉलम को खींच लेंगे, तो कॉलम भी हम लोग साथ में खींच लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम लोगों ने इन कॉलम खींच लिए हैं। अब हम लोग इनमें अपने कॉलम के नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या डालेंगे, हम लोग पर्टिकुलर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो आप लोग रखेंगे टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट को थोड़ा सा छोटा हो गया। उसके बाद हम लोग रखेंगे पर यूनिट को। यहाँ पर क्या रखेंगे, पर यूनिट को। और यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं आउटपुट। तो आउटपुट यहाँ पर रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आउटपुट हम लोगों ने कितने यूनिट बनाए हैं, तो यूनिट बनाए हैं 1000। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मटेरियल है क्या क्या अपने पास, जो मटेरियल हम लोग इसमें यूज कर सकें। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, जैसे हम लोगों ने लिखा है ना कि इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसमें वैल्यू को लिख देंगे। तो वो वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू है 60,000 रुपये। अब बात आती है कि इसके पर यूनिट को भी हम लोगों को साथ ही में करना है। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने माल कितने का लिया है, तो आप लोग कहेंगे कि हमने 60,000 का माल लिया है। अब हमने यूनिट कितने बनाए हैं, तो हमने यूनिट बनाए हैं 1000। तो हम लोग इसमें अगर हम लोग भाग देना चाहें, तो इसमें अगर हम लोग भाग दें तो ये कितने के आ गए हम लोगों के, अगर हम लोग एक यूनिट की बात करें रॉ मटेरियल की, तो ये हम लोगों का है 60 रुपये पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके बाद लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर। हमने बोला है ना कि आप लोगों को कि मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग क्या कहलाता है, तो इन तीनों का योग कहलाता है हम लोगों का प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे उसमें डायरेक्ट लेबर। आप डायरेक्ट लेबर में कितने लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे हम लोग 30,000। अब 30,000 रुपये हम लोग अगर वैल्यू की बात की जाए, तो 30,000 में हम लोग भाग कितने का देंगे, तो हमने कितने यूनिट बनाए हैं 1000। पर यूनिट की बात की गई ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ ना कि प्रति इकाई दर्शाते हुए, आप लोगों को प्रति इकाई दर्शाते हुए लिखना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 बिंदी से 3 बिंदी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो ये हम लोगों की प्रति इकाई लागत कितनी आ गई, डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें तो ये आपकी आ गई 30 रुपये पर यूनिट। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो हैं हम लोगों के 10,000 रुपये। तो वो हम लोगों ने लिख दिए 10,000 रुपये। और 10,000 में हम लोग अगर हम लोग 1000 का भाग देते हैं तो वो आएगा 10 रुपये। ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों का योग करें, ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों का योग किया जाए, तो हम लोगों का क्या आएगा, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोगों का आएगा प्राइम कॉस्ट आएगा। क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग प्राइम कॉस्ट कहलाता है। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है मूल लागत। क्या कहलाता है, मूल लागत। ठीक है, अब मूल लागत कैसे बनी, तो 60,000, 30,000 और 10,000। तो इन तीनों का योग जो होगा वो होगा 1 लाख रुपए।
ठीक है। इन तीनों का योग कितना होगा 1 लाख रुपए, और इनका कितना होगा तो इनका होगा 100 रुपये, ठीक है। 60, 30, 90 और 10, 100। उसके बाद अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो उसके बाद दिया है हम लोगों को कि उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया है, डायरेक्ट लेबर लिख दी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड उसके बाद मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो दिए हैं वो साथ में सभी को इकट्ठा करके इन्होंने कितना दे दिया है 40,000। तो ये बहुत से सवालों में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, फैक्ट्री के खर्चे। तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं हम लोगों के, वो हैं 40,000 रुपये। अब 40,000 में हम लोग अगर हम लोग 1,000 का भाग देते हैं तो वो आएगा 40 रुपये, ठीक है। वो कितना आएगा 40 रुपये आएगा। 40 रुपये कैसे निकाला, क्योंकि 40,000 में हम लोग भाग दे रहे हैं कितने का 1,000 का। सभी में हम लोग पर यूनिट निकालने के लिए 1,000 का भाग देंगे, क्योंकि हमने 1,000 यूनिट ही बनाए हैं। 3 बिंदी से 3 बिंदी कैंसिल, तो अब बचे कितने हमारे 40। अब उसके बाद हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे को ऐड कर दिया। अब फैक्ट्री के जब खर्चे हम लोग ऐड कर देंगे तो ये अब प्राइम कॉस्ट से क्या बन जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कि अब ये बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब ये क्या बन जाएगी, तो अब ये बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो 1 लाख में अगर हम लोग 40,000 और जोड़ दें तो ये हो जाएगी हम लोगों की 1,40,000, और हम लोग 100 में अगर 40 जोड़ दें तो ये हो जाएगी हम लोगों के 140। अब उसके बाद हम लोगों ने और क्या लिखा हुआ है कि ऑफिस ओवरहेड लिखे हुए हैं, ऑफिस के खर्चे लिखे हुए हैं। तो फैक्ट्री के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड लिख लेते हैं, ऑफिस ओवरहेड। ये छोटा सा सवाल है, ये नॉर्मल सवाल है। अभी हम लोग इसमें और भी क्वेश्चन को करेंगे। अगली क्लास जब आप लोगों की कल आएगी, मतलब हम लोग जब कल की क्लास करेंगे ऑफलाइन ही करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। आप लोगों को वीडियो कंटेंट मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब क्योंकि वीडियो में वही प्रॉब्लम है कि लाइव में प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क की, ठीक है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। बात आती है कि ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं हम लोगों के 10,000। तो हम लोगों ने लिख दिए ऑफिस ओवरहेड में 10,000 रुपये। अब 10,000 में हम लोग अगर कितने का भाग देंगे, हम लोगों को पर यूनिट निकालना है। तो 10,000 में हम लोग 1,000 का भाग देंगे तो हम लोगों के कितने आएंगे, तो आएंगे 10 रुपये। अब हम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऑफिस के खर्चे ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कि तो बन जाएगी ऑफिस कॉस्ट बन जाएगी। अब क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी ऑफिस कॉस्ट बन जाएगी। ऑफिस कॉस्ट कितनी हो गई, तो 1,40,000 में हम लोग 10,000 को ऐड करेंगे तो 1,50,000। और यहाँ पे कितने हैं 140 में 10 ऐड करेंगे तो वो बन जाएंगे 150। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोगों के पास है ऑफिस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट को अगर हम लोग पूछा जाता है कि दूसरा नाम इसका क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सेलिंग खर्चे जो हैं, सेलिंग के खर्चे जो हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो सेलिंग ओवरहेड जो है वो हम लोग लिख देते हैं सेलिंग के खर्चे, सेलिंग ओवरहेड, विक्रय के खर्चे जो हुए हैं सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं, तो वो हैं 20,000 रुपये। अगर हम लोग 20,000 में 1,000 का भाग देते हैं तो वो आएंगे 20 रुपये। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेलिंग के खर्चे भी ऐड कर दिए हैं ऑफिस ओवरहेड में। तो ऑफिस कॉस्ट में हम लोगों ने सेलिंग के खर्चे ऐड कर दिए हैं, तो हम लोगों की क्या बन जाएगी, तब बन जाएगी हम लोगों की टोटल कॉस्ट। तो क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट। मतलब इसके बाद हम लोगों को अपना प्रॉफिट अगर चाहिए तो इंक्लूड करके हम लोग माल को बेच देंगे। अब 1,50,000 में 20 और जोड़ देंगे तो हम लोगों की हो जाएंगी 170,
और यहाँ पे 150 में ये जोड़ देंगे तो हम लोगों के हो जाएंगे 170। तो हम लोगों से पूछा क्या गया है कि एक लागत पत्र बनाइए और प्रति इकाई दर्शाते हुए। प्रति इकाई ये साइड में लिखी हुई है और लागत पत्र अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाती है तो वो है 170, 1,70,000 और 170 रुपये। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या दे रखा है। तो आंसर में देखो लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट 1,70,000 और एक जो यूनिट बन के तैयार हुआ है वो हम लोगों का कितने का बन के तैयार हुआ है 170 रुपये का। अगर करना चाहें तो 1,70,000 में हम लोग भाग दें कितने का 1,000 का, तो 3 बिन्नी से 3 बिन्नी कैंसिल, तो ये हो जाएंगे हम लोगों की 170 रुपये। आज का क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन अगली जब क्लास में हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को लेंथी क्वेश्चन देंगे। हम लोगों की लगभग में 2 या 3 दिन लगभग में हम लोगों की कॉस्ट शीट की क्लास चलने वाली है। फिर हम लोग करेंगे कि वेजेज प्रोडक्टिव वेजेस के क्वेश्चन करेंगे। वेजेज मतलब कि हाल से रोमन को करेंगे, फीफो लीफो को भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम लोग साथ में सभी चीज़ों का कॉस्ट अकाउंट में जो सभी का करेंगे। आप लोगों को पता तो होगा कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर नहीं जाना है तो आप लोग जान लीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन जो आएंगे आप लोगों के, अगर देखा जाए तो CSGMU के अनुसार तो इसमें जो है 3 सेक्शन होंगे आप लोगों के। 75 नंबर के पेपर में आप लोगों के कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन होगा A, एक सेक्शन होगा B, एक सेक्शन होगा C। ए सेक्शन में आप लोगों के 9 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होगा। तो अगर 9 क्वेश्चन 5 नंबर के हो गए तो टोटल नंबर कितने हो गए? 9 पंचे 45 के। कितने क्वेश्चन आएंगे? 9 क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन करने होंगे ए सेक्शन में। अब इसमें आएंगे आप लोगों के 4 क्वेश्चन बी सेक्शन में और सी सेक्शन में भी आएंगे 4 क्वेश्चन। अब ये कितने का नंबर का होगा? तो 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो उसमें से आप लोगों को सिर्फ एक करना है और एक करना है वो आएगा 15 नंबर का, तो 15 हो जाएंगे यहाँ पर। और 4 में से इसमें भी आप लोगों को एक करना है तो ये भी हो जाएगा 15 नंबर का, तो ये भी आप लोगों के 15 नंबर। 15 दूनी 30 और 45 अगर हम लोग इन तीनों का योग करते हैं, इन तीनों का अगर हम लोग योग करते हैं तो ये हम लोगों का 75 नंबर हम लोगों के पूरे हो जाएंगे। और 25 नंबर आप लोगों को स्कूल से जो है आप लोगों ने जो आप लोगों के प्रोजेक्ट जमा हुए हैं और जो आप लोगों ने फाइलें बनाई हैं उनके क्वेश्चन हैं आप लोगों के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है कि 9 क्वेश्चन की बात की जाती है तो इसमें थ्योरी की बात भी हम लोग करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल की बात भी करेंगे। तो थ्योरी की बात भी आप लोगों को ध्यान से रखनी है, ठीक है। ऐसी तैयारी करनी है कि जिससे आप लोगों की थ्योरी भी साथ में कंप्लीट होती चले। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगली क्लास में हम लोग फिर करेंगे, कल की क्लास आप लोगों को फिर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।